Isotopes and radioisotopes. Isotopes of an element have the same atomic number, the number of protons, but the different number of न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम में सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास थ्री आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं। हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स जो है वो प्रोटियम है, इसको हम लिखेंगे 1H1। नीचे जो है ये एटॉमिक नंबर है, Z से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एटॉमिक मास है, ये A से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स को कहते हैं, एटॉमिक मास जो है हमारे पास ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो ये A है हमारे पास और ये Z है। दूसरा आइसोटोप इसका है ड्यूटियम, तीसरा आइसोटोप्स होगा ट्राइटियम। तो नीचे अगर आप देखें एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर हम इसमें देखें प्रोटॉन्स जो है, प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है और किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन इसमें ज़ीरो होता है। एटॉमिक मास इसको हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। एटॉमिक मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास हो जाएगा। फिर हमारे पास ड्यूटियम में प्रोटॉन एक ही होगा, एटॉमिक नंबर क्योंकि सेम होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही होगा, और न्यूट्रॉन इसमें एक आ जाएगा और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2, 1 + 1 2। ट्राइटियम में हमारे पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स और दो न्यूट्रॉन हो जाएंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 3। इसके बाद हम इसके एटम का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हमारे पास प्रोटियम में 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है और एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोटियम का है 1H1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। फिर हम इसकी अगर बनाएंगे 1 प्रोटॉन, एक 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा और इसके शेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास ड्यूटियम का है 1H2, इसको हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हमारे पास ट्राइटियम है और 1H3। अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों एलिमेंट में सेम है। न्यूट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस का मास नंबर चेंज हो रहा है। जो प्रोटियम है ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। मीन्स के प्रोटियम की जो अबंडेंट है वो 99% 98% है, ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और इसकी अबंडेंट जो है 0.02% है और ये ना होने के बराबर है। जो ट्राइटियम है इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे तो ये आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस है। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये भी यही होते हैं लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं। तो आइसोटोप्स कैन एग्जिस्ट नेचुरली एंड कैन बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। हम इसको नेचुरली भी होते हैं और लैब में भी बना सकते हैं। सम ऑफ दिस आर अनस्टेबल, दोज आर emits radiation to attain stability. These isotopes are called radioisotopes. तो रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमारे पास वो आइसोटोप्स होते हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं। और कुछ आइसोटोप्स जो स्टेबल होते हैं उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं उनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, या आप इसकी एग्जाम्पल कर लेंगे एग्ज़ाम के हिसाब से। एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करके आप यहाँ तक, और ये आप इसके फिगर भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर रेडियो आइसोटोप्स पूछा जाएगा तो वो यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहीं से आप लिख लेंगे यहाँ तक। इसके बाद नीचे का जस्ट हम रीड करेंगे, ये एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि आइसोटोप्स हैं, नियॉन के आइसोटोप्स हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं और इनकी अबंडेंट देखें। नियॉन का ये आइसोटोप्स 20 जिसका एटॉमिक मास है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। फिर 21 वाला इससे कम
27% है और ये 9.25% है। ये इनकी अबंडेंट है। यूरेनियम की अगर हम बात करें, नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स टू आइसोटॉप्स। यूरेनियम के दो आइसोटॉप्स होते हैं। 238 एटॉमिक मास 99% होता है और 235 यूरेनियम लेस देन 1% होता है, लेकिन ये इसका जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। 235 यूरेनियम जो है वो फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, एटॉमिक बम में यूज़ करते हैं। और जो है टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू सेपरेट यूरेनियम फ्रॉम नेचुरल यूरेनियम। मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई गई हैं जिसमें यूरेनियम से, यूरेनियम के किसी सैंपल से उस यूरेनियम 235 आइसोटोप्स को अलग किया जाए। नेचुरल यूरेनियम मींस के 238 जो है वो हमारे पास नेचुरल यूरेनियम है, इसमें लेस देन 1% जो है 235 यूरेनियम होता है। इसकी एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स डेवलप्स की जा रही हैं। फर्स्ट 80 एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल्स हैव स्टेबल आइसोटॉप्स। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में है, शुरू के 80 एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल आइसोटॉप्स बनाते हैं। अनस्टेबल आइसोटॉप्स बनाते हैं, वो किसी किस्म की रेडिएशन इमिट नहीं करते। अवर 300 या 3000 नहीं है, 300 है। 300 आइसोटॉप्स, इसके अलावा 300 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, 300 इन नेचर, और हैव बीन मेड आर्टिफिशियली इन पार्टिकल एक्सेलरेटर, आउट ऑफ विच ओनली 257 आर स्टेबल्स। तो उसमें जो हैं 257 जो आइसोटॉप्स हैं वही स्टेबल्स हैं। द रिमेनिंग आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल। बाकी सारे जो हैं वो अनस्टेबल हैं, उनको हम रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो किसी किस्म की अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो radioisotopes are artificially and safely produced in research reactor and accelerators। हम इनको रिसर्च रिएक्टर्स में आर्टिफिशियली बना सकते हैं। वन ऑफ मैनी यूजेस ऑफ द रेडियो आइसोटोप इज़ टू मैनेज कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज़ के लिए रेडियो आइसोटोप थेरापी यूज़ की जाती है। कैंसरस सेल्स इन अ सेफ एंड इफेक्टिव मैनर्स। तो इनको कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है रेडियो आइसोटोप को यूज़ करते हुए। इसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, इज़ इट पॉसिबल टू हैव एटम्स विद सेम न्यूक्लियॉन्स नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन्स नंबर्स। पहले हम एटम्स की इन तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स के आइसोटॉप्स भी होते हैं। आइसोटॉप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं कि वो एलिमेंट्स टू और मोर देन एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। या फिर हम कह सकते हैं कि एटम्स हैव सेम एटॉमिक डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स अनस्टेबल होते हैं। आइसोबार और आइसोटोन्स भी होते हैं। इसी तरह एटम के आइसोबार और आइसोटोन्स भी होते हैं। यहाँ पे हमने पहले आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा। सेम एटॉमिक नंबर्स होता है। एटॉमिक नंबर्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और यहाँ पे हाइड्रोजन के हमने देखे कि 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। इसी तरह यूरेनियम के भी हमने देखे 238 एक का आइसोटॉप है और इसका दूसरा आइसोटॉप था 235 92। ये आइसोबार क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास सेम हो वो आपस में एक दूसरे के आइसोबार कहलाएंगे। एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, कार्बन, ये नॉर्मल कार्बन नहीं है। नॉर्मल कार्बन 612 होता है, ये कार्बन का आइसोटॉप्स है। ये नाइट्रोजन है, ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, 714 ही होता है। ये भी ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं है, ऑक्सीजन नॉर्मल 816 होता है। तो ये आइसोटॉप्स हैं, लेकिन ये आपस में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपस में आइसोबार हैं क्योंकि इन सब के जो एटॉमिक मास हैं वो 14 सेम है। एटॉमिक नंबर जो हैं वो इनके डिफरेंट है, तो ये आइसोबार हुए। इसी तरह आइसोटोन भी होते हैं। आइसोटोन्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है
और पोटाशियम में। अगर आप देखें क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 37 है यहाँ पे, और इसका जो एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक मास 37 है और एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास यहाँ पे 17 है। अगर हम न्यूट्रॉन निकालें, ये हमारे पास एटॉमिक मास A है और ये Z है। न्यूट्रॉन्स का फार्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम 37 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 20, और जो इसका एटॉमिक नंबर है Z वो 17 है। इसी तरह 39 में से हम 19 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन हमारे पास 20 आएंगे, और इसका जो एटॉमिक नंबर है Z वो हमारे पास 19 रहेगा। अब आप इसमें यहाँ देखेंगे, इसका आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इज़ इट पॉसिबल टू हैव एटॉमिक मास विद सेम न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन नंबर्स। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने एग्जाम में लिखना है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपसे आइसोटोन का पूछा जाए तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है आइसोटोन, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था अभी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें एक एटम अपने न्यूक्लियस से रेडिएशन को इमिट करता है। उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो रेडिएशन को इमिट करता है और बाद में फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? हेनरी बैकरल ने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया था 1896 में। यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल से इनविजिबल रेडिएशन इमिट हो रही थी। जो रेडिएशंस हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों रेडिएशन जो है वो इनविजिबल होती है, वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उस उसको उसने इफ़ेक्ट कर दिया था रेडिएशन पे। तो इस तरह यहाँ से रेडिएशन डिस्कवर हुई। फिर उसके बाद फर्दर मैरी क्यूरी एंड हर स्पाउट, उसकी वाइफ पेरी ने दोबारा इसकी डिस्कवरी की, इसमें एक्सपेरिमेंट किए, मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए, और फिर दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट और डिस्कवर हुए, पोलोनियम और रेडियम। इसके बाद इन्होंने इसको रेडियो एक्टिविटी का नाम दे दिया। यहाँ पे हमारे इसकी डेफिनेशन ये है कि रेडियो एक्टिविटी की, द नेचुरल एमिशंस ऑफ अ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे, मैं जस्ट आपको एग्ज़ाम के हिसाब से हम इसको रीड करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट्स वगैरह निशान भी लगाएंगे, तो हम इसको थ्रू आउट पूरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये आप खुद ही रीड कर लेना। अल्फ़ा बीटा गामा, और उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्ज़र्व किया गया। तो ये मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको ऑब्ज़र्व किया गया, यहाँ से ये लेड है, लेड के अंदर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा गया है, तो इससे 3 तरह की रेडिएशन निकल रही है। ऑब्ज़र्व ये हुआ कि यहाँ नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट्स हैं, और ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है, तो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अल्फ़ा रेज जो हैं वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, बीटा रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इस पर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करता है। अल्फ़ा रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ अटैक हुई थी, डिफ्लेक्ट हुई थी, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज था। गामा रेज अनडिफ्लेक्टेड थी, इन पे कोई चार्ज नहीं था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप नोट करें, अल्फ़ा की डिफ्लेक्शन कम है और बीटा रेज की डिफ्लेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये इस वजह है कि क्योंकि बीटा का मास जो है वो अल्फ़ा के मुकाबले में कम है, तो बीटा में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड में भी आप देखें, अगेन लेड से रेडिएशन को निकाला गया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रही है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये पेपर के अंदर है, इनवर्ड है। अगर इनवर्ड है, यहाँ पे भी फिर ये सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है, इसमें भी ऑब्जर्व किया गया, तो अल्फ़ा रेज ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, बीटा रेज नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, और गामा रेज हैं अनडिफ्लेक्ट। लेकिन ये डिफ्लेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड में आप
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। तो बीटा पे अगेन पॉजिटिव, अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तीनों की प्रॉपर्टीज़, अल्फ़ा रेज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बीटा रेज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और गामा रेज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज़। तो अल्फ़ा रेज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्फ़ा रेज़ कंसिस्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फ़ा रेज़ भी है, उसके पास भी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। दे कैरी +2 पॉजिटिव चार्ज। इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हीलियम अगर डबल आयनाइज हो, हीलियम के आखिरी शेल्फ में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो हीलियम पे +2 चार्ज आएगा। तो ये एक्चुअली में हीलियम रेज ही होती हैं। अल्फा रेज हैव लार्ज मास एंड देयरफॉर लो स्पीड। इसकी स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से इसकी रिफ्लेक्शन भी कम होती है, जैसा मैंने बताया था। और इनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है। वो इस वजह से होती है, जब ये एयर में ट्रेवल करती है तो इसका ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ये सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को ये आयनाइज करती है, मींस कि उसके जो आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करवा देती है। अल्फा रेज हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। दे आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये दोनों फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन स्लाइटली डिफ्लेक्ट होती है। अल्फा रेज कैन स्टॉप बाय अ शीट ऑफ पेपर और ह्यूमन स्किन। तो पेपर से भी रुक जाती है। बीटा रेज की प्रॉपर्टीज़, बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कैरी नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इन रेज पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। बीटा रेज का मास बहुत कम होता है और दे ट्रैवल विद वेरी हाई स्पीड, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं। देयर आयनाइजेशन पावर इज़ मॉडरेट, मतलब इनकी आयनाइजेशन पावर जो है वो अल्फ़ा से ज़्यादा और गामा से कम होती है। मॉडरेट होती है, गामा की तो उससे भी कम होती है, मतलब इनकी अल्फ़ा से कम आयनाइजेशन पावर होती है। बीटा रेज स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करती हैं, कर्व पाथ ज़्यादा बनाती हैं। बीटा रेज कैन बी स्टॉप बाय थिन एल्युमिनियम शीट। इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें जो है वो एग्ज़ाम में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि कंपेयर करें अल्फ़ा रेज़ की प्रॉपर्टीज़ और बीटा रेज़ की प्रॉपर्टीज़ को। तो आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे? चार्ज बता दिया, अल्फ़ा का चार्ज पॉजिटिव है, अगर अल्फ़ा बीटा का पूछा जाए। बीटा का नेगेटिव है। आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा की ज़्यादा है, बीटा की कम है। पेनिट्रेशन पावर आप बता देंगे, अल्फ़ा की पेनिट्रेशन पावर कम है, बीटा की ज़्यादा है। तो ये गामा रेज़ जो हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, ये प्योर एनर्जी होती हैं। गामा रेज़ ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन पावर कम होती है, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता। इस वजह से ये थ्रू द एयर जब ट्रैवल करती है तो इसकी एटम से इंटरेक्शन काफ़ी कम होती है। कोई डायरेक्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन से जाके किसी एटम को हिट करेगी तभी ये आयनाइजेशन उसमें प्रोड्यूस करवाती है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, इसका सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फेडरल बोर्ड में पूछा भी जाता है। पेनिट्रेशन पावर SLO बन के आता है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर रेफर्स टू हाउ फॉर अ रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू द मैटर। पेनिट्रेशन पावर ये है कि वो किसी मैटर से कितना ट्रेवल कर सकती है, ये उस सब्जेक्ट की पेनिट्रेशन पावर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, इट कैन स्टॉप बाय अ शीट ऑफ पेपर। बीटा की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, ये पेपर से और ह्यूमन बॉडी से भी पास हो सकती है और एल्युमिनियम शीट से ये रुक जाती है। गामा रेज की पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे रेडिएशन आपको नज़र नहीं आ रही, तो गामा रेज जो है वो पेपर से, ह्यूमन बॉडी से और एल्युमिनियम शीट से पास हो जाती है, लेकिन लेड जो है इसको रोक पाता है। और आप एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पे अल्फ़ा रेज और बीटा रेज पार्टिकल्स हैं, तो इस वजह से इनको डॉटेड, और यहाँ पे ये रेज है, इस वजह से इसको यहाँ ऐसे शो किया गया है। तो ये आप रीड कर लें कि इसमें वही बात लिखी हुई है, आपने जस्ट रीड करना है। और आयनाइजेशन पावर क्या होती है? आयनाइजेशन आपको पता है कि वो एनर्जी जो है किसी एटम्स के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयनाइजेशन कहलाती है, आयनाइजेशन पावर कहलाती है। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन इनफ एनर्जी टू ब्रेक अवे फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अल्फ़ा रेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर प्रोड्यूस करती है। उसका रीज़न ये है कि उसका चार्ज पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फ़ा रेज़ जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई हैं और उस पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। बीटा रेज़ लेस दैन अल्फ़ा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। और गामा रेज़ जो हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये बहुत ही फ्यूअर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, व्हाई बीटा पार्टिकल्स टेंड्स टू डिफ्लेक्ट मोर कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स इन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा की डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, बीटा की डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, अल्फा की डिफ्लेक्शन क्या है, कम है। तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन ज़्यादा क्यों होती है, ये इसका आंसर आप इस तरह दे सकते हैं कि हमें पता है कि न्यूटन्स के लॉ के तहत फोर्स जो है वो एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होती है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एफ डिवाइड बाय एम। मास और एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो सेम फोर्स लगने पर बीटा का मास कम होता है, जिस वजह से उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, तो वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करती है।